तो ब्लैक विडो मूवी का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ, जिसके ऊपर आप लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव रिस्पांस मुझे देखने को मिला है। क्योंकि जब मैं ब्लैक विडो मूवी का रिव्यू बना रहा था तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया हूँ। लेकिन जब रिव्यू को मैंने अपलोड करा तो उसकी बात पता चला कि आप लोगों की भी कुछ इस मूवी से ऐसी ही फीलिंग्स हैं। और ये बात मैं कहीं ना कहीं ज़रूर मानूंगा कि ब्लैक विडो को जो है तकरीबन 4 साल पहले रिलीज़ कर देना चाहिए था। तो उस टाइम पे ये एक मूवी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती। लेकिन अब इस पूरी की पूरी टाइमलाइन के आने के बाद अब ब्लैक विडो की मूवी जो है इतने ज़्यादा मायने नहीं रख रही है। खैर ये मूवी हमें कैसी भी लगी हो, लेकिन ये बात तो ज़रूर माननी पड़ेगी कि इसका एंड क्रेडिट सीन जो था उसने हमारी एक्साइटमेंट को ज़रूर बढ़ा दिया है। क्योंकि इसके ज़रिए हम मार्वल के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट जो हमारे सामने आने वाले हैं उनको हम थोड़े अच्छे तरीके से जान पाए हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो की एंडिंग के ऊपर और उसके एंड क्रेडिट सीन के ऊपर। तो अभी तक अगर आपने ब्लैक विडो मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इस मूवी को देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये एंड क्रेडिट सीन वाली वीडियो को देखिएगा, वरना आपकी पूरी की पूरी मूवी की स्पॉइल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक विडो मूवी की जो एंडिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हुई थी, जहाँ पे हमने बेसिकली ये देखा था कि ब्लैक विडो जो है यहाँ पे येलेना बेलेनोवा के साथ रेड गार्डियन और मेलिना के साथ मिलके पूरे के पूरे रेड रूम को बर्बाद कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ से वो जो सारी विडोज़ बच जाती हैं, यानी कि जो दूसरी विडोज़ होती हैं जो रेड रूम के अंदर ट्रेन हो रही होती हैं, उनको येलेना, रेड गार्डियन और मेलिना अपने साथ लेते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और नताशा वहाँ पे जो है रॉस का इंतजार कर रही होती है कि जनरल रॉस वहाँ पे आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन उसी के ठीक फौरन बाद हम देखते हैं कि नताशा को जो है हम यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर वाले लुक के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो वही वेस्ट पहनी हुई है येलेना की, और साथ में उसने अपने हेयर्स को भी ब्लॉन्ड कर लिया है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे किसी और के साथ नहीं बल्कि रिक मेसन के साथ मौजूद होती है, जो कि उसके लिए उसका अगला जेट लेकर आया, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं कि वो किसी और का नहीं बल्कि एवेंजर्स का क्वीन जेट ही उसके पास लेकर आ गया होता है। तो अगर आपको यहाँ से ये नहीं पता चला तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये वही एवेंजर्स का क्वीन जेट है जिसको हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था, जिसमें कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन, वांडा और विजन को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। और इसी जहाज का इस्तेमाल करते हुए वो लोग फिर वकांडा के अंदर भी जाते हैं इन्फिनिटी वॉर के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि हमने एंड में देखा था कि नताशा रोमानोफ को पकड़ने के लिए जनरल रॉस आ रहे हैं, तो नताशा आखिरकार इन सारी चीज़ों से बच कैसे गई। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नताशा रोमानोफ ने अकेले ही जो है इतनी खतरनाक किस्म की एक एजेंसी को बंद करा है जो कि रेड रूम थी। इसके बारे में आज तक किसी को शायद पता तक नहीं था कि ये इस तरह से काम कर रही है रशिया के अंदर, और इसकी वजह से इतने बड़े बड़े कांड हुए दुनिया भर के अंदर, जो कि हमने इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर देखे ही हैं। तो मेरे ख्याल से नताशा रोमानोफ का ये पूरा का पूरा फीड देखते हुए जनरल रॉस ने उसके ऊपर एक हल्का हाथ रखा होगा, और इसी वजह से उसको जो है वहां से जाने दिया होगा, इस बदले कि वो अब किसी के मामलों में टांग नहीं अड़ाएगी और खासकर अमेरिका के अंदर घुस नहीं सकती है। और यही सौदा लोगों के बीच हुआ होगा, जिसके बाद वो इन्फिनिटी वॉर वाले सारे के सारे इवेंट्स प्ले आउट हुए जिस तरह हमने देखे हैं उनको। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी मूवी का एंड हो जाता है। नताशा अपने रास्ते चले जाती है उस जहाज में बैठ के, और उसके बाद उसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन इस मूवी के एंड के अंदर हमें एक एंड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि येलेना बेलेनोवा जो है अब थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। और इसकी वजह ये है कि ये एंड क्रेडिट सीन जो है ये ब्लैक विडो मूवी के बाद नहीं बल्कि ये एवेंजर्स एंड गेम के बाद है, यानी कि हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर। जो इसकी जो एग्जैक्ट टाइमलाइन है हमारी पूरी की पूरी एमसीयू की टाइमलाइन के अंदर, तो ये एवेंजर्स एंड गेम के बाद और फैल्कन इन द विंटर सोल्जर से पहले जो है सेट की गई है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे येलेना बेलेनोवा जो है ग्रेव के पास आती है उसके ऊपर अपनी रिस्पेक्ट्स को पे करने के लिए, और हम देखते हैं कि वो किसी और की कब्र नहीं होती है बल्कि नताशा रोमानोफ की होती है। और हमें यहाँ से इस बात के बारे में पता चल रहा है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, टोनी स्टार्क का फ्यूनरल इतना बड़ा हुआ था कि वहाँ सारे सुपर हीरोज भी मौजूद थे, लेकिन नताशा के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया। तो नताशा के बारे में इसलिए नहीं दिखाया गया था क्योंकि शायद उसको हमें यहीं पे दिखाना था, और जरा सा नताशा की बॉडी को वहीं पे दफनाया गया है जहाँ पे वो कभी रहा करती थी अमेरिका के अंदर, यानी ओहायो के अंदर। जब हमारी मूवी शुरू हुई थी तो हमने देखा था कि नताशा रेड गार्डियन वगैरह के साथ वहीं पे एक बच्ची की तरह रह रही थी। और उसी तरह यहाँ पे नताशा के बेसिकली यहाँ पे कोई रिमेन्स तो होंगे नहीं क्योंकि वो तो वॉरमीर के ऊपर मरी थी, तो इसका बेसिकली यहाँ पे एक मेमोरियल बना दिया गया है। और इसी के ऊपर हम देखते हैं कि येलेना बेलेनोवा के इसको जो है रिस्पेक्ट्स वगैरह पे कर रही होती है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि जब वहाँ पे ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग जाता है, सैड होने लग जाता है, तो अचानक वहाँ पे कॉमेडिक रिलीफ के तौर पर हमें कॉन्टेसा का कैरेक्टर दिखता है। जी हाँ, वैलेंटीना, या फिर आप इसको मैडम हाइड्रा के नाम से या कॉन्टेसा के नाम से जिस किसी से भी बुलाना चाहते हैं आप बुला सकते हैं, लेकिन ये वही एग्जैक्ट कैरेक्टर है जिसको हमने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर देखा था। अगर आपने मेरी परसों वाली वीडियो देखी होगी एवरीथिंग यू नो अबाउट ब्लैक विडो मूवी, तो उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हमें वैलेंटीना का कैमियो यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको जो है सबसे पहले जो है हमें इसी मूवी के अंदर दिखाया जाने वाला था, और फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर इसका सेकंड अपीयरेंस होने वाला था। लेकिन जैसा कि ये मूवी डिले हो चुकी थी तो इस वजह से इसका फर्स्ट अपीयरेंस जो वो सेकंड बन गया, और सेकंड अपीयरेंस जो फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर था वो उसका फर्स्ट अपीयरेंस हो गया। लेकिन इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो है कॉन्टेसा वही काम कर रही है जो उसने वहाँ पे यूएस एजेंट के साथ करा है। और हमें यहाँ पे इनकी बातों से पता चल रहा है येलेना की कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और येलेना उससे ये भी कह रही है कि अब तुम्हें मेरी सैलरी को बढ़ाना होगा।
तो वहीं से वैलेंटीना बोलती है कि वेल अब जो तुम्हें मैं काम देने वाली हूँ, जो तुम्हारे लिए मिशन लेकर आई हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं खुद चल के तुम्हारे पास को देने के लिए आई हूँ और इस मिशन के जरिए तुम अपनी बहन की मौत का बदला भी ले सकती हो उस शख्स से जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। और अगले पल हम देखते हैं कि वैलेंटीना जो है वहाँ पे उसको अपने टैबलेट के अंदर किसी और की तस्वीर नहीं बल्कि क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई की तस्वीर को दिखाती है, जो कि इस वक्त अपने रॉनिन वाले कपड़ों के अंदर हमें नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो हमें यहाँ पे ये सारी की सारी सिचुएशन देख के ये अंदाजा हो गया है कि कॉन्टेसा वैलेंटीना जो है वो दरअसल किसी ना किसी शख्स के लिए काम कर रही है, जो कि दुनिया भर के अंदर इस तरह के एक्सपीरियंस और स्किल लोगों को अपनी टीम के अंदर जो है रिक्रूट कर ली है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अब येलेना विलेनोवा इसके अंदर शामिल है और यूएस एजेंट भी इसके अंदर शामिल हो चुका है। और अब येलेना विलेनोवा का लग रहा है कि उसने एक मिशन दे दिया है कि वो हॉकाई से बदला लेगी और वो शायद वैलेंटीना ने उसको इस तरह से बताया इस सबके बारे में कि इस सबके पीछे जो है हॉकाई की गलती है, जबकि हम इस बात को असलियत में जानते हैं कि ये सारा का सारा सिनेरियो किस तरह से हुआ था। कि वॉरमीर के ऊपर नताशा ने खुद अपनी जान को सेक्रीफाइस करा था, जबकि हॉकाई कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि येलेना जो है हॉकाई को शायद अपना दुश्मन समझ बैठी है और अब वैलेंटीना के कहने के मुताबिक उसको अपने रास्ते से हटाने वाली है। तो अब बेसिकली इसके बाद के जो सारे के सारे इवेंट्स कंटिन्यू होंगे वो कहीं और नहीं बल्कि हॉकाई की सीरीज के अंदर होने वाले हैं, जो कि मार्वल स्टूडियोज का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जिसके हमें कुछ बिहाइंड द सीन्स वगैरह दिखे थे, जिसके अंदर हमने क्लिंट बार्टन को एक नई हॉकाई को ट्रेन करते हुए देखा था, केट बिशप को। तो मेरे ख्याल से इस मूवी का जो विलन होने वाला है वो सॉर्ट ऑफ येलेना ही होने वाली है, जिससे हॉकाई का मुकाबला होने वाला है। तो उसके जरिए हमारे एक फ्यूचर प्रोजेक्ट को जो है मार्वल ने यहाँ से जो है टीज कर दिया है। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कॉन्टेसा आखिरकार किसके लिए काम कर रही है। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है भी हमारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। इस तरह से हमने मार्वल फेज 1 के अंदर देखा कि हर मूवी के एंड में निक फ्यूरी आ जाते हैं और सबको एवेंजर्स इनिशिएटिव में आने की ऑफर देते हैं। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर शो हर मूवी के अंदर कॉन्टेसा का कैरेक्टर आ रहा है और ठीक निक फ्यूरी ही स्टाइल के अंदर वो लोगों को रिक्रूट कर रहा है या फिर उनको अगले आगे के जो है मिशन के लिए डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से कॉन्टेसा का कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते ही जा रहा है और मुझे लगता है कि इसके शायद अगले 2-3 प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे ही छोटे छोटे अपीयरेंसेस होंगे और उसके बाद ही हमें जो इसकी बैक स्टोरी के बारे में कुछ बताया जाने वाला है। ऑल इन ऑल मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इस बात को मानता हूं कि कॉन्टेसा जो है मेरे ख्याल से थंडरबोल्ट रॉस के लिए काम कर रही है और थंडरबोल्ट रॉस जो है वो एक खतरनाक किस्म की जो है टीम बनाना चाह रहे हैं, जिसको हम थंडरबोल्ट्स कह सकते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से जिक्र कर चुका हूँ। तो थंडरबोल्ट दरअसल एक कॉमिक्स के अंदर ऐसी टीम है जो कि दरअसल सारे के सारे सुपर विलेंस को मिला के बनाई जाती है और गवर्नमेंट जो है उनसे वो काम करवा रही होती है जो कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसी तरह से हमें लग रहा है कि कॉन्टेसा जो है वो थंडरबोल्ट रॉस के लिए ही काम कर रही है और उन्होंने ही थंडरबोल्ट्स की इस टीम को बनाना शुरू करा है। और जैसा कि हमने देखा ही था इस मूवी के अंदर कि नताशा रोमानोव जो है यहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस जब उसको पकड़ने के लिए आते हैं सिविल वॉर के इवेंट के बाद, तो वो इस बात का जिक्र भी करती है कि तुम्हारी ये तीसरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। और अगर आपने वाकई में गौर किया होगा तो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, जबकि अगर हम उनके सिविल वॉर वाले कैरेक्टर को देखें तो वो काफ़ी फिट लग रहे थे। तो वाकई में शायद ऐसा है कि यहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस की जो है वो तबीयत खराब होते ही जा रही है दिन ब दिन और उस तबीयत को स्टेबल करने के लिए ही उन्होंने जो है कुछ सुपर सोल्जर प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करने की सोचा है। जिस तरह उन्होंने इनक्रेडिबल हल्क के अंदर एक सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल करके एबोमिनेशन को बनाया था, अब वो इसी सीरम का इस्तेमाल करते हुए शायद अपने आप को स्टेबल करना चाहे, अपनी तबीयत को ठीक करना चाहें और उसके नतीजे में हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का रेड हल्क देखने को मिले। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉमिक्स के अंदर थंडरबोल्ट रॉस का जो कैरेक्टर है वो रेड हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि एक बहुत ही ओपी कैरेक्टर है। तो मुझे लग रहा है कि नताशा की ये छोटे से 2 अल्फाज जिसके ऊपर किसी ने गौर नहीं करा है, ये एक बहुत बड़ी फोरशैडोइंग कर रही है हमारे फ्यूचर के लिए कि थंडरबोल्ट रॉस की तबीयत खराब हो रही है और वो अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को रेड हल्क बना लेंगे और इसी तरह जो है थंडरबोल्ट्स की टीम के अंदर वो खुद भी शामिल होंगे। तो अभी के लिए ये हमारी सिर्फ एक थ्योरी ही है और मुझे लगता है कि ये थ्योरी सच होते हुए मुझे नजर भी आ रही है काफ़ी हद तक ये सारी की सारी सिचुएशन को देखते हुए, और खासकर नताशा के वो जो 2 अल्फाज थे उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा गौर करा। और अब जैसे कि एंड क्रेडिट सीन के अंदर हमें दोबारा से वैलेंटीना दी गई है जो कि अलग अलग मेंबर्स को रिक्रूट करते हुए नजर आ रही है, तो ये बात साफ है कि यहाँ पे कोई ईविल टीम बनाने की कोशिश की जा रही है। या तो वो थंडरबोल्ट्स की टीम हो सकती है जिसमें मेरा पूरा दाव है, या फिर ये कुछ उससे भी बड़ा हो सकता है यानी कि डार्क एवेंजर्स। लेकिन डार्क एवेंजर्स की एक ऐसी टीम है जो कि किसी सीरीज या फिर मूवी के एंड क्रेडिट सीन के अंदर टीज नहीं की जाएगी, बल्कि अगर उसको टीज किया जाएगा तो एक बड़े लेवल पे किया जाने वाला है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को आज यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से मूवी की एंडिंग समझ में आ गई होगी, किस तरह से नताशा रोमानोव जो है रॉस से अपनी जान छुड़ाते हुए वहाँ एंड के अंदर पहुंची थी और वो किस तरह सिविल वॉर के इवेंट्स के अंदर पहुंची थी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस एंड क्रेडिट सीन का क्या मकसद है और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी हॉकाई के लिए। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस सब के पीछे थंडरबोल्ट रॉस ही मौजूद हैं या फिर कॉन्टेसा जो है वो किसी और के लिए ही काम कर रही है। तो ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नया हैं और ये वीडियो पसंद आ गई है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद जो है मैं ब्लैक विडो की पूरी मूवी का ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर जो ईस्टर एग्स मैंने नोटिस करे इस मूवी के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जैसे उस वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए।
सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।